नेहा बड़ी देर से बस आने का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जब बस आई तो नेहा भीड़ के साथ बस में चढ़ गई, लेकिन बैठने के लिए उसे सीट नहीं मिली। उसने फिर से खचाखच भरी हुई बस से उतर जाना चाहा, यह सोचकर कि अगली बस से चलूँगी, लेकिन इससे पहले कि वह भीड़ की चीर कर उतर पाती, बस चल दी थी। अब उसे खड़े खड़े ही सफ़र करना था। वैसे तो उसे बस में खड़े रहने की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब तो उसे इसकी आदत हो चुकी थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसीलिए उसने खड़े नहीं रहा जा रहा था। वह बैठना चाहती थी, लेकिन बस पूरी भरी हुई थी। बस में एक के बाद एक और इसी तरह से ढेर सारे लोग चढ़ते जा रहे थे। कंडक्टर टिकट काटा जा रहा था और भीड़ को देखकर नेहा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर वही हुआ जो वह नहीं चाहती थी। उसे ऐसा लगा कि अब मुझे उल्टी हो जाएगी। भरी बस में लोग मुझे उल्टी करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? यह सवाल उसके मन को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी तरफ देखे या उसके ऊपर ध्यान दे, लेकिन नेहा का इस तरफ बेचैन से इधर उधर देखना लोगों की नज़रों से छुपा हुआ नहीं था। थोड़ी ही देर में उसे पता चला कि सब लोग उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे हैं। अब नेहा किसी भी तरह बैठ जाना चाहती थी, क्योंकि अब उसे बिल्कुल भी खड़े रहा नहीं जा रहा था। वह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि लोग पहले ही मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, अब अगर उल्टी करते हुए देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन बस में बैठे हुए लोग तो पहले से ही उसे देख रहे थे, उसे घूरे जा रहे थे कि यह लड़की कितनी बेचैन क्यों है, क्योंकि लोग उसकी ख़राब हालत का कुछ पता ही नहीं था। लोगों की नज़र तो बस उसके सफ़ेद दाग से भरे हुए चेहरे पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद दाग से इतनी बुरी तरह भरा हुआ है कि लोगों को उससे घिन आ रही थी, लेकिन फिर भी लोग उसे आँख फाड़ फाड़ कर घूरे जा रहे थे, क्योंकि वह एक लड़की है और उसके पास देखने जैसा बहुत कुछ है। उसके चेहरे पर सफ़ेद दाग है तो क्या हुआ? यह सफ़ेद दाग तो किसी किसी को कहीं एक आधा जगह हो जाता है, लेकिन नेहा को तो पूरा जिस्म में ही इतनी बुरी तरह सफ़ेद दाग के चित्र पड़े थे, धब्बे से ढका हुआ है कि उसे खुद भी अपने आप से घिन आती है। क्योंकि सफ़ेद दाग उसके ओठों पर है, उसके नाक पर है, उसके कान के आसपास है, उसके माथे पर है, उसके गर्दन पे है, उसके हाथ पर है और उसकी सलवार के नीचे दिख रहे पैरों के पंजों पर भी है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह सफ़ेद दाग इसी तरह उसके जिस्म के उन हिस्सों पर भी होगा जो अभी उसकी सलवार कमीज के अंदर ढके हुए हैं, यानी उसकी पीठ पर, उसकी परत पर, उसके सीने पर, उसकी जांघों पर। और वह भी लोगों की नज़र खुद से अंदाज़ा लगा रही थी कि इस लड़की के पूरे जिस्म पर सफ़ेद दाग ने अपना कब्जा जमा रखा है। लोग अभी सोच रहे थे कि जब यह लड़की नहाने के लिए अपने सारे कपड़े उतार देती होंगी तो इसके जिस्म के सारे सफ़ेद दाग कितने बुरे लगते होंगे, है ना? लोग यह भी अटकलें लगा रहे थे कि अभी तो इस लड़की की उम्र भी कुछ 20 से ज़्यादा नहीं लग रही है। बेचारी की ज़िंदगी सफ़ेद दाग की वजह से बेकार हो गई है। अब कौन करेगा इसकी शादी वगैरह वगैरह। लोगों की सारी अटकलें सही थी। नेहा के पूरे जिस्म पर सफ़ेद दाग थे। उसके चेहरे के चारों ओर बने सफ़ेद दाग की वजह से उसका चेहरा किसी बड़ी बकरी की तरह लग रहा था। और जब वह नहाती है तो आँख बंद करके नहाती है, क्योंकि यह चितक बरापन, यह सफ़ेद और गहरे भूरे धब्बों का मिला जुला जिसमें उसकी आँखों में किसी कांटे की तरह चुभता रहता है। और यही वजह है कि अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है, वरना गरीब लड़कियों की शादी 20 बरस तक
हो तो ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन इस वक्त नेहा को अपने सफ़ेद दाग या अपनी शादी की चिंता नहीं थी, जितनी इस बात की है कि वह कहीं किसी आदमी के ऊपर उल्टी ना कर दे। इसलिए जब उसे बिल्कुल ही नहीं रह गया तो उसने बस के पिछले गेट के पास पहली सीट पर बैठे हुए आदमी से बड़ी लाचारी भरी आवाज़ में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ी देर बैठने देंगे? उस सीट पर बैठे हुए आदमी ने उसे एक नज़र देखा और झट से खड़ा हो गया। ऐसा नहीं था कि उस आदमी को नेहा पर दया आ गई थी, बल्कि हकीकत यह थी कि नेहा को देखते ही वह आदमी घबरा सा गया था कि कहीं इस लड़की से मेरा हाथ वात ना छू जाए और कहीं इस लड़की के ढेर सारे सफ़ेद दाग मुझे भी ना लग जाए। वह आदमी सीट छोड़कर उठ गया। फिर नेहा उस आदमी को अपनी बड़ी मेहरबानी के अंदाज में देखते हुए सीट पर बैठ गई। फिर वैसे ही वह अलग सीट के पत्ते पर अपना सिर टिकाकर आगे की तरफ झुक गई। लोगों की नज़र अब उसकी गर्दन के पीछे और कमीज के बाहर दिख रही थी, जिसके ऊपर भी सफ़ेद दाग के कुछ धब्बे नज़र आ रहे थे। अमूमन होता तो यह है कि लड़की के जिस्म पर सफ़ेद दाग बुरे लगते हैं, लेकिन नेहा के जिस्म पर सफ़ेद दाग इतने ज़्यादा है कि उसके सफ़ेद दागों से ज़्यादा उसका अपना गहरा भूरे रंग का जिस्म बुरा लगता है। ऐसा लगता है जिसे उसके सफ़ेद जिस्म पर ढेर सारे गहरे भूरे दाग हो गए हो। नेहा ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। उसका जिस्म गेहूं के रंग के पार करते हुए गहरे भूरे खजूर के रंग का है, जिस पर इतने सारे सफ़ेद दाग उसके जिस्म को बहुत ही खूबसूरत बना और बदसूरत बना चुके हैं। सीट पर बैठी और आगे की ओर सिर झुकाए हुए नेहा से अब नहीं रहा गया और उसने बस में ही उल्टी कर दी। अब क्या था, लोगों की नज़र में उसके लिए जो घिन थी अचानक उसमें एक भयानक रूप ले लिया। सब लोग उसे कोसने लगे, अरे बस में ही उल्टी कर दी, तबीयत सही नहीं है तो घर से निकली ही क्यों, वगैरह वगैरह की नसीहत सुनाई देने लगे। समीर अपनी ज़िंदगी लगभग जी चुका है। उसने अपनी ज़िंदगी में लगभग सब कुछ देख लिया है। नौकरी, पैसा, शादी, बच्चा, रिश्तेदार, यार, लेकिन यह सब कुछ वह बहुत पीछे छोड़ चुका है। उसको किसी भी चीज़ से तसल्ली नहीं मिली है। नौकरी तो थोड़े ही दिनों में नौकरी से उठ गया, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन उसे पैसों से भी कभी मोह नहीं रहा। शादी हुई तो बीवी ऐसी मिली जो हमेशा बीवी बनकर रहना चाहती थी और सबको दिखाना चाहती थी कि मेरा पति बहुत पैसा कमाता है और मुझसे बहुत प्यार करता है। बीवी की जिद पर और न चाहते हुए भी समीर को एक बच्चा पैदा करना पड़ा। बच्चा हुआ तो बीवी का पूरा ध्यान बच्चे पर चला गया। अब उसकी बीवी लोगों से यह कहती फिरने लगी कि हम लोग अपने बच्चे को सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे। मेरे पति ने अभी से सारा इंतज़ाम कर दिया है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बड़ा हुआ तो रिश्तेदारों ने एक और किरत लगा दी। अब यहाँ आकर समीर के सब्र का बांध टूट गया और उसकी सबसे अनबन हो गई। उसने साफ साफ कह दिया, तुम लोगों के चक्कर में मैं अपने आप को खोता जा रहा हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। सभी रिश्तेदारों और इस दिखावे से भरी हुई ज़िंदगी से बहुत दूर कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। लेकिन एक शादीशुदा आदमी ऐसा कर सके, इसके लिए हमारा समाज अभी इतना आज़ाद ख्याल का नहीं हुआ है। समीर की बातों से लोगों ने यह अंदाज़ा लगाया कि समीर की शादी के बाद अपनी बीवी से भी मन भर चुका है और अब उसका किसी दूसरी औरत के चक्कर चल रहा है। फिर रिश्तेदारों ने भी अपना हक जताया और समीर की बीवी को उकसाया
कि पति को इस तरह आज़ाद ख्याल रहने दोगी तो किसी दिन हाथ से निकल जाएगा। फिर बीवी तो आखिर बीवी होती है। उसने भी अपना हक जताया और बात सीधे तलाक पर ही खत्म हुई। बीवी, बच्चा, रिश्तेदार सबके सब समीर के खिलाफ हो गए और अंत में समीर अकेला रह गया। अब उसकी ज़िंदगी में जीने का कोई खास मकसद नहीं बचा था और अब वह अपनी बेमकसद ज़िंदगी को धोते हुए इधर उधर भटक रहा है। आज जब समीर ने बस में अपने बगल में बैठी हुई लड़की को उल्टी करते हुए देखा और लोगों को उसे बुरी तरह झिड़कते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी पानी की बोतल उससे पकड़ते हुए कहा, पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। नेहा ने इस आदमी को हैरानी से देखा जो पूरी बस में अकेला ऐसा आदमी था जिसने उसके सफ़ेद दाग या उसकी खूबसूरती को कोई हिचक नहीं थी। यहाँ तक कि उसने उल्टी भी उसके बगल में ही बैठकर की थी। समीर के चेहरे पर खामोशी से मुस्कुराहट देखकर नेहा ने पानी की बोतल उसके ऊपर ली और बोतल अपने मुंह से थोड़ा सा ऊपर रखकर एक घूंट पानी पीना चाहा, लेकिन तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारी और नेहा का हाथ हिल गया, जिससे बोतल का थोड़ा सा पानी उसके चेहरे और उसके कपड़ों पर गिर गया। समीर ने उसे मुंह पोंछने के लिए अपना रुमाल देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुंह लगाकर पी लीजिए। लोग आगे पीछे से सब कुछ देख रहे थे और अब जबकि स्नेहा को एक हमदर्द मिल गया था, लोगों को यह भी थोड़ा बुरा लगा। इतने में कंडक्टर टिकट काटने हुए पास आ गया था। उसने नेहा को बस में उल्टी किए हुए देखा तो वह गुस्सा हो गया। अरे यह क्या कर दिया, अब इसे साफ कौन करेगा? तभी समीर ने नेहा के हाथ से पानी की बोतल वापस ली और बचे हुए पानी से नेहा की उल्टी बहा दी। कंडक्टर बोलते हुए कहा, साहब, जब मैडम की तबीयत सही नहीं है तो बाहर लेकर क्यों घूम रहे हो? घर लेकर जाओ इनको, यह किसी डॉक्टर को दिखाओ। यह सुनकर नेहा और समीर ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। कंडक्टर ने अनजाने में ही उनके बीच एक रिश्ता कायम कर दिया था। समीर को भी ऐसा लगा जैसे उसे थोड़ी देर के लिए एक मकसद मिल गया हो। लेकिन नेहा यह सोच रही थी कि क्या इस आदमी को अभी तक मेरे चेहरे के सफ़ेद दाग नहीं दिखे हैं, या फिर क्या यह आदमी जानबूझकर अंधा बन रहा है? फिर समीर ने नेहा को बस से उतर चलने का इशारा किया, जिसे नेहा ने अपनी खराब हालत को देखते हुए बिना कुछ कहे सिर झुका के मान लिया। नेहा करती भी क्या, पूरी बस में उसे एक ही आदमी मिला था जिसने उसे भी एक इंसान समझा था और उसके खराब हालत को बिना कुछ कहे समझ गया था। अब दोनों बस से उतरकर सड़क पर खड़े थे। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह समीर से क्या कहे और उसकी झिझक को देखते हुए समीर ने ही कहा, चलिए पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। नेहा ने उसके बात को बड़े गौर से सुना। चलिए पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं का क्या मतलब था? नेहा अपने ही सवालों में उलझती जा रही थी, लेकिन समीर उसके पास बिना किसी परेशानी के इस तरह खड़ा था जैसे वह उसके अपने ही परिवार का एक हिस्सा हो। इतना अपनापन तो उसने अपने ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा था। बचपन से लेकर आज तक उसे सिर्फ ही हिराकत की नज़र से ही देखा गया था और लोगों ने उससे दूरी बनाकर ही चाहा। लेकिन एक ही आदमी है जो एक अजनबी होते हुए भी उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए डॉक्टर के पास ले जाना चाहा है। आखिर में जब उसे कुछ और समझ में नहीं आया
कि वह क्या करे, तब उसने हाँ में ही सिर झुका दिया। अब डॉक्टर के पास जाते हुए रास्ते में दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के सामने खोलकर रख दी, जिसके बाद दोनों को ही पता चला कि समाज ने दोनों को ही एक साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। डॉक्टर के क्लिनिक से दवाई लेकर जब दोनों बाहर निकले, तब दोनों को समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या बात करें। क्या दोनों यह कहे कि अच्छा अब चलते हैं, आप बस आपसे मिलकर अच्छा लगा, या कुछ और। लेकिन कुछ और क्या? दोनों सड़क पर खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे और पहले कौन बोले यह सोचते रहे। फिर जब समीर को लगा कि शायद यह लड़की अपना ख्याल झिझक रही है और कुछ बोलेगी नहीं, तब उसने ही अपना ख्याल रखिए और इतना कहकर समीर मुस्कुराते हुए चल दिया। लेकिन नेहा वही खड़ी रही। थोड़ी दूर चलने के बाद जब समीर ने वापस पलटकर देखा तो नेहा वही खड़ी थी और पहले से ज़्यादा उदास लग रही थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसे किसी ने तुरंत नहीं रोका तो वह अभी रो देगी। समीर ने दूर से ही उसे ना रोने का इशारा किया और एकदम उसके कदम अपने आप नेहा की तरफ वापस मुड़ दिए। समीर को अपनी और वापसी आते हुए देखकर नेहा से नहीं रहा गया और उसकी आंखों से भरा भर के आंसू बहने निकले। समीर ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पागल हो क्या? उसके इस सवाल का जवाब नेहा के पास नहीं था, लेकिन उसने समीर का हाथ कस के पकड़ लिया और अपने आंसुओं की तेज धारा के साथ और बिना शब्दों के यह कहना चाहा कि फिर कभी मुझे इस तरह सड़क पर अकेले छोड़कर मत जाना। समीर ने अपनी प्यार भरी आंखों से उसकी बात सुनी, फिर उसके कंधे पर अपनेपन से भरा हुआ हाथ रखते हुए उसकी तरफ बिना शब्दों में कहा, चलो अब घर चलते हैं। समीर पढ़ा लिखा था, वह जानता था कि सफ़ेद दाग मिटाना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। उसने नेहा को अपनी जान पहचान के अच्छे डॉक्टर को दिखाया और भरोसा दिलवाया कि तुम्हारे यह सारे सफ़ेद दाग 1 मिनट में जाएंगे और तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी कि लोग तुम्हारी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे और तुम्हारे आगे पीछे भाग फिरेंगे। नेहा को समीर की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन उससे समीर की एक प्यार भरी हमदर्दी बहुत अच्छी लगी। समीर को अपने ज़िंदगी में अब एक मकसद मिल गया था और वह जी तोड़कर मेहनत करके नेहा के सफ़ेद दाग मिटाने और उसे खूबसूरत बनाने में जुट गया था। इतने सालों की नौकरी में उसने पैसा बहुत कमाया था। उसने अपना सारा पैसा और सारा समय नेहा की खूबसूरत बनाने में लगा दिया। उसने नेहा को शहर की भीड़ भरी दूर से एक हरियाली से भरी हुई जगह पर रखा जहाँ आसपास कोई दूसरा मकान ही नहीं था, ताकि वह लोगों की नज़र से बची रहे और उसे अपने बदसूरत होने का जरा भी एहसास ना हो। नेहा ने भी खुद को अब पूरी तरह से समीर के हवाले छोड़ दिया था। समीर नेहा के जिस्म से सफ़ेद दाग को मिटाने के लिए तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करता था। वह उसे तुलसी के पत्ते और नींबू का रस पिलाता था, विटामिन बी, फॉलिक एसिड और विटामिन सी की गोलियां खिलाता था। वह उसके सफ़ेद दाग के धब्बों पर नदियों के किनारे पाई जाने वाली लाल मिट्टी में अदरक का रस मिलाकर लगाता था। उसके सफ़ेद दाग धब्बों पर हल्दी और सरसों के तेल को मिलाकर बनाया हुआ लेप लगाता था। वह अंग्रेजी दवाओं के साथ साथ होम्योपैथिक का भी सहारा लेता था। तांबे के लोटे में रात भर पानी भरकर रखता था और सुबह सुबह उसे
खाली पेट खिलाता था। वह नेहा को अनार की पत्तियों का पीस कर उसे जूस देता था और नारियल के तेल से नेहा के पूरे जिस्म की दिन में 3 से 4 बार मालिश करता था। वह उसे नीम के पत्तों का रस पिलाता था, जिसे पीने की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन समीर के प्यार और दुलार के आगे वह मना भी नहीं कर पाती थी। समीर इतना कुछ कर रहा था, लेकिन नेहा के जिस्म से सफ़ेद दाग मिटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस उसका रंग थोड़ा हल्का जरूर हुआ था। फिर इस चाहत में कि जिस दिन मेरे यह सफ़ेद दाग मिट जाएंगे, उस दिन मैं कैसे दिखूंगी, यह सोचकर नेहा ने एक दिन अपने सारे कपड़े उतारकर खुद को आईने में देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसके जिस्म के सफ़ेद दाग कम होने के बजाय उल्टा बढ़ रहे थे। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने तुरंत अपने खुले जिस्म को ढका और हर बढ़ती हुई उन सारी दवाइयों को टटोला जो वह अब ले रही थी। उसने अपनी सारी रिपोर्ट भी देख डाली, लेकिन उसको कोई वजह हाथ नहीं लगी। तभी तक वह समीर के ही भरोसे पर थी। वह सब कुछ संभाल लेगा। वह सोच में पड़ गई कि मेरे दाग तो कम हो नहीं रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उसने सोचा कि आज रात में समीर से कहूँगी कि हम किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी उसे अपनी रिपोर्ट के बीच में एक खत मिला, जिसे पढ़कर नेहा के होश उड़ गए। उसने उसी डॉक्टर ने जो नेहा का इलाज कर रहा था, समीर को लिखा था कि जैसा आप चाहते हैं, नेहा के सफ़ेद दाग जल्दी ही उसके पूरे जिस्म में फैल जाएंगे। जैसा आप चाहते हैं, फटकर नेहा को इतना धब्बा और धक्का लगा जैसे कमरे की दीवारें और छत सब अचानक से नेहा के ऊपर आगे रही हो और वह इनके नीचे दब के मर जाएगी। वह फिर से आईने के सामने गई और उसने एक बार फिर से अपने सारे कपड़े उतारकर आईने में अपना जिस्म गौर से देखा। खत में लिखी बात बिल्कुल सही थी। उसके सफ़ेद दाग उसके जिस्म के उन हिस्सों पर भी फैल चुके थे जहां पहले नहीं थे। उसने तुरंत इंटरनेट पर जाकर सफ़ेद दाग के बारे में पढ़ा और इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों को पढ़कर उसके दिमाग को एक और बड़ा सदमा पहुंचा। अब उसे पता चला कि समीर उसका हर वह इलाज कर रहा था जिससे सफ़ेद दाग मिटते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ही वह नेहा को हर वह चीज़ खिला रहा था जो सफ़ेद दाग के रोगियों को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे कि वह उसे मछली खाने के तुरंत बाद दूध पिलाता है, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खिलाता है, उसके खाने में नमक ज़्यादा डालता है, मिठाई, रबड़ी, दूध और दही एक साथ खिलाता है, उड़द की दाल, मांस और मछली ज़्यादा खिलाता है, खाने में तेल, मिर्च और गुड़ भी खिलाता है। नेहा सोचने लगी, लेकिन यह सब चीज़ें तो सफ़ेद दाग के रोगियों को मना है। नेहा को कुछ समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। वह काटते और रोते हड़बड़ाहट आने लगी कि समीर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने तो मेरे दाग मिटाने का वादा किया था, लेकिन वह तो डॉक्टर के साथ मिलकर मेरे दाग और बढ़ा रहा है। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है? तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि समीर अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे भी छोड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि समीर मुझे क्यों छोड़ना चाहेगा, जबकि वह तो मेरे साथ बहुत खुश रहता है, मेरी इतनी देखभाल करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है, मुझे खुश रखता है। क्या उसका प्यार सिर्फ एक नाटक है?
नेहा ने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आई। तो उसने समीर को बिना बताए उसकी पहली बीवी नैना का पता लगाया और उससे खुद जाकर मिली। वह उसे नैना ने बताया कि समीर एक पारिवारिक जिंदगी के लिए नहीं बना है, उसे आज़ादी चाहिए हर चीज़ से। रिश्ते नातों को वह नहीं मानता, उसे रोज़ एक नई नई लड़की चाहिए, इसलिए तो उसने मुझे छोड़ दिया। पता नहीं तुम्हारे साथ अभी तक कैसे और क्यों रह रहा है। नैना की बातों ने नेहा के दिल में आग पैदा कर दी। नैना के मुताबिक समीर सिर्फ कुछ दिनों तक ही एक लड़की के पास रहता है, फिर उसे छोड़कर वह दूसरे के पास चला जाता है। नेहा नैना से मिलकर वापस आ गई। समीर को नेहा के मन में कुछ हलचल मची हुई है, इसका अंदाज़ा तो हुआ था, लेकिन उसने उसके पूछने पर वह कुछ नहीं कहकर टाल दी। समीर अभी भी पूरी लगन से नेहा को सही वक्त पर दवाइयाँ खिलाता था। उसके जिस्म पर लगाने वाली दवाइयाँ वह खुद अपने हाथों से लगाता था। यहाँ तक कि उसके जिस्म की मालिश भी वह खुद ही किया करता था। वह चाहता तो कोई नर्स रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नेहा ने महसूस किया कि समीर उसके बढ़ते हुए दागों की वजह से बिल्कुल भी परेशान दिखाई नहीं देता है, बल्कि वह उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत जल्दी यह सब दाग मिट जाएंगे। लेकिन नेहा को उसके दाग मिटते हुए कभी नहीं दिखे और ना ही दिखने के कोई नज़र आ रहे थे। अब नेहा को इस बात का पक्का यकीन हो गया कि समीर मेरे दाग मिटाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहता है। साथ ही एक दिन इतने बड़े हुए दागों का बहाना बनाकर वह मुझे छोड़ सके और फिर मेरी तरह ही किसी और मासूम लड़की को अपने हवस का शिकार बना सके। समीर ने मेरे साथ यह किया, यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, जबकि समीर को लगता था कि नेहा मेरी देखभाल से इतनी खुश है कि उसे रोना आ जाता है। अब नेहा अपने जिस्म का कुछ नहीं कर सकती थी। सफ़ेद दाग उसके पूरे जिस्म पर फैल चुका था। उसकी सफ़ेद चमड़ी इतनी चमकती थी कि अब उसे अपने आप से नफरत होने लगी। और एक दिन उसने गुस्से में आकर घर का आईना भी तोड़ दिया ताकि उसे अपनी सफ़ेद चमड़ी दिखाई ना दे। समीर के पूछने पर उसने कहा, अच्छा हुआ टूट गया। मुझे लगता है अब इस घर में आईने की ज़रूरत नहीं है। समीर को लगा कि इस वक्त नेहा गुस्से में है, इसलिए उसने फिर कुछ नहीं पूछा। फिर एक दिन किचन में काम करते हुए नेहा ने समीर को डॉक्टर से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। समीर डॉक्टर के साथ बड़ा खुश होकर बात कर रहा था। वह कह रहा था, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब दाग नेहा के पूरे जिस्म पर फैल चुका है। इतना सुनते ही नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने जलता हुआ कोयला डाल दिया हो। उसे तुरंत किचन में लटके हुए सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी नस काट लेनी चाहिए, लेकिन चाकू उसकी सफ़ेद चमड़ी पर कुछ इस तरह चमक रहा था कि उसे लगा अगर मैंने चाकू फेर दिया तो मेरे जिस्म से लाल नहीं बल्कि सफ़ेद खून निकलेगा। उसकी आंखों में समीर के लिए इतना गुस्सा भर चुका था कि उसे अपने आसपास हर चीज़ जलती हुई दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने मौजूद हर चीज़ को सफ़ेद दाग हो गया है। किचन के बर्तनों, दीवारों पर और घर की छत पर सफ़ेद दाग हो गया है। नेहा ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उससे
अब कुछ भी देखा नहीं जा रहा था। किचन से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए उसने सुना समीर हंसते हुए डॉक्टर से कह रहा था, बस एक हफ्ता और। नेहा समझ चुकी थी बस एक हफ्ते के बाद समीर मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा, लेकिन उसके पहले वह कुछ कर देना चाहती थी, कुछ ऐसा जो समीर को सबक सिखा सके। किसी मासूम और भोली भाली लड़की के जज्बातों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। रात को बिस्तर पर समीर के साथ लेटे हुए नेहा बार बार छत को देख रही थी। समीर ने उसका माथा चूमा और कहा, बस एक हफ्ता और। नेहा ने अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम वह दिन नहीं देख पाओगे। क्यों? समीर ने हंसते हुए कहा और नेहा के चेहरे को और फिर से चूमने की कोशिश करते हुए पूछा। लेकिन तभी नेहा ने एक झटके के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ चादर के नीचे छुपाया हुआ चाकू निकालकर उसके गले में उस जगह घुसा दिया जहां से आवाज़ निकलती है। और कुछ समय नहीं लगा आया कि यह क्या हुआ। वह चाकू और अपने गर्दन पकड़े हुए सीधा छत को देखते हुए एक तरफ लुढ़क गया। तब नेहा ने बिस्तर से उतरकर लगभग चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो मेरा जिस्म क्यों खराब किया? मुझे कह देते, मैं चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाती। तुमने औरतों को समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी बीवी नैना से मिल चुकी हूँ। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम एक हफ्ते बाद मुझे छोड़कर फिर किसी मासूम लड़की को अपने जाल में फंसाने वाले थे ना? समीर के गले से खून का फव्वारा बह रहा था। उसके सांस धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उसने नेहा की पूरी बात सुनी। वह नेहा की तरफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रुकते हुए बस इतना ही कह पाया कि एक हफ्ते बाद अपने आप को आईने में देखना। और इतना कहकर उसने नेहा को एक बार और देखा और फिर अपनी आँख बंद कर ली। कुछ इस तरह जैसे वह जाते जाते नेहा को अपने आँखों में भर के ले जाना चाहता हो। नेहा ने समीर को अपनी आँखों के सामने तड़पता मरता हुआ देखा। समीर के गले से बहता हुआ खून पूरे बिस्तर पर और पूरे कमरे में फैल चुका था। फिर नेहा ने समीर की लाश को रात में ही घर के पिछवाड़े जमीन में गाड़ दी। क्योंकि आसपास कोई रहता नहीं था, इसलिए किसी को कोई शक होने की गुंजाइश भी नहीं थी। फिर वह कमरे में से खून के धब्बे रगड़ रगड़ कर मिटाने लगी। उसके मन को अब शांति हुई थी कि मैंने समीर को सबक सिखा दिया है। समीर की लाश को ठिकाने लगाने के बाद और समीर के कत्ल के सारे सबूत मिटा देने के बाद नेहा ने चैन की सांस ली। कुछ दिन बीतने के बाद उससे घर में राशन लाकर रखना था, क्योंकि अब तक घर के बाहर के सारे काम समीर ही किया करता था। नेहा मार्केट में पहुंचकर नेहा को अब आज़ादी की महसूस हुई। लेकिन जब जैसे ही बाजार से गुजर रही थी तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि कुछ लड़के और आदमी लोग उसे अपने आंखें बड़ी बड़ी कर करके घूर रहे थे। नेहा को शक हुआ, कहीं इन लोगों को समीर के कत्ल के बारे में तो पता नहीं चला। लेकिन तभी उसने पीछे से किसी की सीटी मारते हुए सुना और कोई कह रहा था, क्या खूबसूरत लड़की है यार, लगता है कि लंदन से आई है। इतना सुनते ही नेहा के कदम अपने आप तेज हो गए। वह जल्दी जल्दी घर वापस आई और सारा सामान एक तरफ फेंकते हुए सबसे पहले उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई जो समीर उसकी मर्जी के खिलाफ पहला आईना टूटने के बाद लाया था। नेहा ने आज बहुत दिनों बाद आईना देखा था और आज उसे भी
अपना चेहरा कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। फिर उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए, लेकिन उसने जहाँ भी देखा उसे अपना जिस्म पहले जैसा नहीं लगा। उसके सफ़ेद दाग सफ़ेद के बजाय खून से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। वह सिर से पैर तक खूबसूरत लग रही थी। तब अचानक से उसे समीर की याद आई, जो उसने मरते हुए कहा था कि 1 हफ्ते बाद खुद को आईने में देखना। अब उसे लगा, क्या समीर उस दिन कुछ और कहना चाहता था? वह जल्दी से उसी तरफ बिना कपड़ों में भागती हुई उस कमरे में गई जहां उसकी सारी दवाइयां रखी हुई थी। उसने सब दवाइयों को और तेल की शीशियों को इधर उधर हटाते हुए अपने रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश की, और फिर उसे अपने रिपोर्ट के साथ एक और खत मिला जो उसे डॉक्टर ने लिखा था, जो उसके सफ़ेद दाग का इलाज कर रहा था। मैं आंखें खोलकर पढ़ना शुरू किया था कि समीर, अब जबकि नेहा का सफ़ेद दाग फैल चुका है, अब हम अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा केस होगा जिसमें सफ़ेद दाग पहले बढ़ाकर पूरे जिस्म पर सफ़ेद दाग के इस्तेमाल करके किसी लड़की को इतना खूबसूरत बनाया जाएगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम नेहा को भी यह बात बता दो तो अच्छा रहेगा। बेचारी अपने बढ़ते हुए दागों को देखकर परेशान होती होगी। इतना पढ़कर नेहा को ऐसा लगा जैसे वह एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे अकेली खड़ी हो रही हो, और अचानक से उसके देखते ही देखते वह पूरा पहाड़ उसके ऊपर आया हो। तो फ्रेंड्स, नेहा ने जो किया वो सही किया या गलत, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।